आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 8 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, क्या साउथ लेबनान से आज हिजबुल्लाह का वजूद हो गया खत्म? सीरिया के अलेप्पो में आज कैसे खतरनाक हो गए हालात? यमन में फिर से आखिर क्यों भिड़ गए सऊदी अरब और यूएई? अमेरिका में क्यों फैल गई गुस्से की आग? सड़क पर क्यों सिर उठा रही बगावत? ईरान में 12वें दिन भी इकोनॉमी, महंगाई और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उबाल। आखिर किसकी है साजिश? सीज फायर के बावजूद गजा में फिलिस्तीनी बूंद बूंद पानी को क्यों तरस रहे? और कुवैत में 2 हिंदुस्तानियों को आखिर किस इल्जाम में सुनाई गई सजाए मौत? शुरुआत करते हैं इस शो की। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी है और बहुत कुछ कहती है। लेबनान की आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि साउथ लेबनान के इलाकों को हिजबुल्लाह के हथियारों से खाली करा लिया गया है। आर्मी का कहना है कि हिजबुल्लाह के हथियार अब उसके कंट्रोल में हैं और साउथ लेबनान में अब हथियार रखने का पूरा कंट्रोल सिर्फ स्टेट के पास है, यानी हुकूमत के पास है, किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास नहीं। बस एक बात पर लेबनानी आर्मी ने साफ कुछ नहीं कहा। वो इलाके जहां अभी इस्राएली फौज मौजूद है, वहां के बारे में कोई दावा नहीं किया गया। लेबनानी आर्मी ने यह भी कहा कि जमीन के नीचे बनी सुरंगों और बिना फटे बमों को हटाने का काम अभी जारी है। मतलब ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैसेज साफ है कि साउथ लेबनान अब हिजबुल्लाह का इलाका नहीं रहा। ये वही साउथ लेबनान है जो सालों तक हिजबुल्लाह की ताकत का सेंटर माना जाता था, जहां से इसराइल को आंख दिखाई जाती थी, जहां हिजबुल्लाह की मिलिट्री मौजूदगी एक खुली सच्चाई थी। आज उसी साउथ लेबनान में लेबनानी आर्मी कह रही है कि हिजबुल्लाह का मिलिट्री वजूद खत्म हो चुका है। अब उसके पास कोई हथियार कम से कम इस इलाके में नहीं रहा। इसराइल पहले से इस बयान के लिए तैयार था और अब यह तय माना जा रहा है कि इसराइल इस दावे को मानने से इनकार करेगा, क्योंकि इस तरह से वो लेबनान पर हमले जारी नहीं रख पाएगा अगर उसने लेबनानी आर्मी के क्लेम को तस्लीम कर दिया। इसराइल की लाइन ये है कि साउथ लेबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि हमास जैसे फिलिस्तीनी ग्रुप्स भी एक्टिव रहे हैं, लेकिन लेबनानी आर्मी का कहना है कि अब हथियारों पर सिर्फ स्टेट का कब्जा है, किसी भी ग्रुप के लिए यहां कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। अगर ये दावा ज़मीनी हकीकत के करीब भी है तो ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो ग्रुप कभी लेबनान के अंदर सरकार से ऊपर माना जाता था, आज उसी के हथियार सरकार की कस्टडी में होने का दावा किया जा रहा है। साउथ लेबनान का खेल बदल चुका है और मिडिल ईस्ट में ये एक नई लाइन खींचने जैसा है। चलते हैं सीरिया, जहां का अलेप्पो शहर एक बार फिर फायरिंग और खून खराबे की जद में है। एसडीएफ ने तीसरे दिन भी अलेप्पो के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मशीन गन की फायरिंग से कई इलाकों में दहशत फैल गई। अल-शरा की फौज के साथ ये वायलेंस या ये लड़ाई जारी है। सीरियन मीडिया के मुताबिक पीकेके वाईपीजी से जुड़ा एसडीएफ बिना रुके रिहायशी एरियाज पर फायरिंग कर रहा है, जिससे शहर के अंदर दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मंगल से अब तक अलेप्पो में चल रही इन झड़पों में कम से कम 6 लोगों की जान जा चुकी है और 39 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घरों के अंदर लोग फंसे हुए हैं, सड़कों पर आवाजाही लगभग ठप है और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अलेप्पो के लिए ये तीसरा दिन है जब रिहायशी इलाकों को सीधे टारगेट किया गया है और शहर फिर से एक लंबे और खतरनाक टकराव की तरफ धकेला जाता दिख रहा है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि कल अलेप्पो से हजारों लोग माइग्रेट करके महफूज इलाकों की तरफ चले गए हैं। इस बार सीरिया में एक और सिविल वॉर जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन अभी इसका दायरा बहुत छोटा है। यमन से खबर है कि जुबैदी की सीक्रेट निकासी को लेकर सऊदी अरब और यूएई एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। फिर से उनके बीच झगड़ा बढ़ सकता है।
सऊदी अरब ने यूएई पर सीधा इल्जाम लगाया है कि उसने साउथ यमन से अलगाववादी लीडर एद्रोस अल जुबैदी को चुपचाप निकालने का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। यह इल्जाम ऐसे वक्त लगा है जब जुबैदी पर बड़े लेवल की गद्दारी का केस दर्ज किया जा चुका है और नाम के साथ ही माने जाने वाले सऊदी और यूएई के रिश्तों में खुली तानातनी दुनिया भर के सामने आ चुकी है। जुमेरात को सऊदी लीड कोएलिशन ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से साफ पता चलता है कि यूएई सपोर्टेड एसटीसी का हेड जुबैदी 7 जनवरी की रात अदन से समंदर के रास्ते निकला। कोएलिशन के मुताबिक आधी रात के बाद जुबैदी अपने लोगों के साथ बामे दहाफ नाम के एक जहाज पर सवार हुआ। उसने अदन बंदरगाह छोड़ने के बाद यानी सफर के दौरान जहाज का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बंद कर दिया ताकि कोई पहचान ना पाए कि कोई जहाज इस रास्ते से जा रहा है। बताया गया कि यह जहाज सीधे सोमालीलैंड की तरफ बढ़ा और आज दोपहर के वक्त बरबेरा पोर्ट पर जाकर लगा। सोमालीलैंड इसराइल के लिए बहुत अच्छी जगह है। सऊदी साइड का कहना है कि यह पूरी मूवमेंट प्लानिंग के साथ की गई ताकि जुबैदी को गिरफ्तारी और ट्रायल से बचाया जा सके। इस पूरे मामले ने यमन के मैदान में सऊदी और यूएई के बीच पहले से चल रही खींचतान को और तेज कर दिया है, जहां अब लड़ाई सिर्फ मिलिट्री नहीं रही बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खुले इल्जामों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में आवाम कुछ बगावत जैसे मूड में नजर आ रही है। एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क में अब इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं बची। ये एक शर्मनाक मुकाम है जहां स्टेट की ताकत सीधे आवाम के सीने पर चढ़ती दिख रही है। मिनियापोलिस से उठी आग अब पूरे अमेरिका में फैल चुकी है। आईसीई एजेंट के हाथों एक औरत की मौत के बाद सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है और हजारों लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये मामला रैनी निकोल मैकलिन गुड का है। वो 37 साल की एक अमेरिकी सिटीजन थी। कोलोराडो में पैदा हुई, हाल में मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो छोड़िए, ट्रैफिक चालान से आगे कभी पुलिस से पाला तक नहीं पड़ा। लेकिन आईसीई के ऑपरेशन के दौरान एक एजेंट ने उन्हें बीच सड़क पर गोलियां मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। बस बात इतनी सी थी कि वो गाड़ी नहीं रोक रही थी, साइड से जाने की कोशिश कर रही थी, सीधे गोली चला दी गई। व्हाइट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने फौरन दावा ठोक दिया कि उस औरत ने गाड़ी से एजेंट को कुचलने की कोशिश की थी। यहां तक कि इसे डोमेस्टिक टेररिज्म कहा गया, डोमेस्टिक टेररिज्म। लेकिन सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो और मौके पर मौजूद लोगों की गवाही सरकारी बयान की धज्जियां उड़ा रही है। मिनियापोलिस की सड़कों पर मार्च, कैंडल विजिल और नारे जैसे गो अरेस्ट आईसीई गूंज रहे हैं। लोग खुलकर मांग कर रहे हैं कि जिस एजेंट ने गोली चलाई उसे गिरफ्तार किया जाए और आईसीई को शहर से बाहर निकाला जाए। हालात इतने गर्म हो गए हैं कि मिनियापोलिस के पब्लिक स्कूल्स ने सेफ्टी का हवाला देकर पूरे हफ्ते की क्लासेस कैंसिल कर दी क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि हालात बिगड़ सकते हैं। ये आग सिर्फ मिनियापोलिस तक महदूद नहीं रही। न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, मियामी, सिएटल, लॉस एंजलिस, हर बड़े शहर में प्रोटेस्ट और रैलियां निकल रही हैं जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। एलए यानी लॉस एंजलिस में जमा लोग वो हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते दिखे और इमिग्रेशन रेट्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ें बुलंद की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिकी कम्युनिटीज़ में दहशत फैला दी है इमिग्रेशन रेट्स ने। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस खुलेआम आईसीई की हिमायत करते नजर आए। ये एक तरह की फोर्स है आईसीई, यानी एक तरफ सड़कों पर आवाम का लहू खौल रहा है, दूसरी तरफ पावर में बैठे लोग एजेंसी की ढाल बनकर खड़े हैं। सवाल सीधा है, अगर एक बेगुनाह अमरीकी सिटीजन भी आईसीई की गोली से महफूज नहीं है तो फिर इस सिस्टम में इंसाफ और इंसानियत की जगह कहां बची है? अमेरिका इस वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं देख रहा बल्कि अपने अंदर उठती एक खतरनाक दरार को महसूस कर रहा है। और इसी अमेरिका का निजाम ईरान के प्रोटेस्टर्स को हवा दे रहा है। वो कहते हैं कि हम आएंगे, उन्हें बचाएंगे, उन प्रोटेस्टर्स को, लेकिन अपने प्रोटेस्टर्स पर स्प्रे किया जा रहा है आंसू गैस और सख्ती की जा रही है। ईरान को एंजॉय करने वाले अपने यहां आग देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। वही हो रहा है।
ईरान में एहतजाज का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। नई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई शहरों में आंसू गैस का इस्तेमाल आज भी किया है ताकि भीड़ को हटाया जा सके, लेकिन नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुल्क की खराब इकॉनमी, गिरती करेंसी और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया है। यह सिलसिला अब 12वें दिन में दाखिल हो चुका है और असर इतना गहरा है कि तेहरान से लेकर दूसरे बड़े शहरों तक माहौल गरमाया हुआ है। आयतुल्लाह अली खामनेई की लीडरशिप पहले ही कई सालों से सैंक्शंस के बोझ से जूझ रही है। ऊपर से जून में इसराइल के साथ हुई जंग के बाद इकॉनमी संभल नहीं पाई और अब यह एहतजाज ईरानी सिस्टम पर सीधा प्रेशर बना रहा है। इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के एक बाजार से हुई थी, जो मशहूर बाजार है। तब हुई थी जब रियाल रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया और कारोबार ठप होने लगे। वहीं से आग भड़की और अब ये पूरे मुल्क में फैल चुकी है। छोटे एहतजाज अब बड़े डेमो में बदलते दिख रहे हैं। मुल्क से बाहर बैठे अपोजिशन ग्रुप्स और ईरान के दुश्मन भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो और आगे आएं और दबाव बनाए रखें। साफ है कि ईरान के अंदर हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये एहतजाज किस मोड़ पर पहुंचेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। हाँ, ये भी सच है कि ईरान की हुकूमत के सपोर्ट में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनकी तादाद एहतजाज करने वालों से ज्यादा है। लेकिन किसी इमारत को फूंकने के लिए हमेशा मशाल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इन चिंगारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो 12 दिन से लगातार भड़क रही हैं। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अमेरिका पर सीधा इल्जाम लगाया है कि वो ईरान में जारी प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ बोल रहा है उसका मकसद इंसानियत नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ना है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे बयान दे रहा है जिससे ईरान के अंदर गड़बड़ी फैले और हालात हाथ से निकले। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका को ईरानी आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है और उसकी पुरानी पॉलिसी है कि दबाव डालो, धमकाओ और अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाओ। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिका आज भी ईरान के खिलाफ दुश्मनी वाली लाइन पर ही चल रहा है, बस अल्फाज बदल गए हैं। पहले सख्ती थी, अब लोगों से हमदर्दी जताई जा रही है। ईरान का इल्जाम है कि अमेरिका की इस हरकत का मकसद ईरान के अंदर आग लगाना, लोगों को आपस में भिड़ाना और मुल्क का सुकून छीनना है। ईरान ने इसे खुली साजिश बताया और कहा कि ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है ताकि ईरान को अंदर से कमजोर किया जा सके। ईरान ने दो टूक कहा कि इस तरह की दखल अंदाजी को चुपचाप देखा नहीं जाएगा। दोस्तों, कमाल यह है कि ईरान की हुकूमत जिस प्रोटेस्ट को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे रही है, अपनी सरकारी मीडिया हाउसेस में वार्निंग दे रही है, उस प्रोटेस्ट को हमारे यहाँ के कुछ अक्लमंद लोग मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे लोगों को ईरानी हुकूमत के बयान पढ़ने चाहिए और समझना चाहिए कि वो हुकूमत क्यों बेचैन है। मुंह को रेत में दे लेने से तूफान नहीं गुजर जाते, उससे निपटने के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, उसे समझना होता है। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के हालात पर यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह बयान बहुत बड़ा है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसराइल वेस्ट बैंक में दहाइयों से, दशकों से एक अपार्थाइड सिस्टम चला रहा है, जहां फ़लस्तीनियों की जिंदगी हर कदम पर कंट्रोल और रोक टोक में जकड़ी हुई है। यूएन की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनियों के साथ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा खराब हुआ है और हालात लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने कहा है कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के हक व हुकूक का गला घोटा जा रहा है, चाहे पानी भरना हो, स्कूल जाना हो, अस्पताल जाना हो, रिश्तेदारों से मिलना हो या जैतून की फसल काटनी हो, हर चीज़ इसराइली लॉज, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के कंट्रोल में है। वॉल्कर टर्क के मुताबिक ये सिर्फ तासुब यानी भेदभाव नहीं, बल्कि नस्ली सेग्रीगेशन की एक बेहद सख्त शक्ल है, जो बिल्कुल उसी तरह की अपार्थाइड व्यवस्था से मिलती जुलती है जिसे दुनिया पहले देख चुकी है। नॉर्थ गजा के जबालिया में बेघर किए गए फ़लस्तीनी पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसराइली ब्लॉकेट के चलते एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी हैं। ना साफ पानी, ना बिजली, ना सप्लाई, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। लोग टूटे ड्रम, बोतलें और बाल्टियां लेकर दूर दूर भटक रहे हैं। बच्चे प्यास से बेहाल हैं और बुजुर्ग लाचार बैठे हैं। जबालिया की गलियों में आज जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने का नाम नहीं रह गई है,
जहां पानी लग्जरी बन चुका है और ब्लॉकेड ने इंसानी हालात को और भी बेरहम बना दिया है। लोगों के ख्वाबों में अब पानी की बूंदें भी आने लगी हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं। कुवैत में 2 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई गई है। कुवैत की क्रिमिनल कोर्ट ने एक बड़े ड्रग्स केस में 2 इंडियन सिटीजन्स को सजाए मौत दे दी। अदालत ने दोनों को मुल्क के अंदर नशे की सप्लाई के लिए भारी तादाद में नारकोटिक्स स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया। जांच के मुताबिक दोनों को कायफान और शुवैक इलाकों से हिरासत में लिया गया था, जहां से सिक्योरिटी एजेंसियों ने 14 किलो हेरोइन और 8 किलो दूसरा नशे का सामान, जिसे आमतौर पर शाबू कहा जाता है, बरामद किए थे। इसके साथ ही 2 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनें भी जब्त की गईं, जो नशे की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल हो रही थी। कोर्ट का कहना है कि ये खेप लोकल मार्केट में सप्लाई के लिए लाई गई थी। इसी बुनियाद पर दोनों को सबसे सख्त सजा सुनाई गई है। फिलहाल इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद ये करता हूं कि साफ गोई से, तेजी के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको अहम खबरें दे दी गई होंगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नॉलेज हासिल की तो ज़रूर बताइएगा, और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।